انتقام خون شهدای ناوشکنه. इस्लामाबाद में कूटनीतिक हलचल उस वक्त अचानक थम गई जब अब्बास अरागची बिना अमेरिकी प्रतिनिधियों से मिले ही वापस लौट गए। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित बातचीत को लेकर जो उम्मीदें बनी थीं, वह इस घटनाक्रम के बाद धुंधली पड़ गई हैं। पाकिस्तान ने इस पूरे घटनाक्रम में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अरागची ने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, जिसमें शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर शामिल थे। इन बैठकों में क्षेत्रीय तनाव, हालिया संघर्ष और शांति बहाली पर चर्चा हुई। हालांकि अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जॉरेड कुशनर के इस्लामाबाद आने की खबरें थी, लेकिन ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह सीधे बातचीत के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, और यही वजह रही कोई आमने सामने की बैठक नहीं हो सकी। ईरान का रुख यह दर्शाता है कि वह फिलहाल बैक चैनल डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए उनकी बात अमेरिका तक पहुंचाई जाएगी। ये रणनीतिक नहीं है, पहले भी ओमान जैसे देशों ने इस तरह की मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति कूटनीतिक गतिरोध की है, न कि पूरी तरह संवाद समाप्त होने की। हालांकि इससे यह जरूर साफ होता है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अभी भी गहरी है। हालिया क्षेत्रीय तनाव, जिसमें इजराइल की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है, ने हालात को और जटिल बना दिया है। पाकिस्तान के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति है। एक तरफ वह क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ दोनों पक्षों के सख्त रुख के कारण उसकी कोशिशें सीमित हो जाती हैं। बावजूद इसके इस्लामाबाद बैकडोर बातचीत जारी रखने की कोशिश में लगा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यह है कि शांति प्रक्रिया अभी नाजुक दौर में है। बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, लेकिन वे पूरी तरह खुले भी नहीं हैं। आगे की दिशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या दोनों पक्ष अपने रुख में लचीलापन दिखाते हैं फिर नहीं। फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, लेकिन स्थिति को तत्काल युद्ध की ओर बढ़ता हुआ कहना जल्दबाजी होगी। कुल मिलाकर इस्लामाबाद की यह यात्रा एक अहम अवसर थी, जो फिलहाल ठोस नतीजे नहीं दे सकी। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अप्रत्यक्ष बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलता है या फिर यह गतिरोध और गहरा होता है। انتقام خون شهدای ناوشکنه. ईरान में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां एक बार फिर चर्चा में हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC ने देश के पश्चिमी हिस्से में बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऑपरेशन कुर्दिस्तान और केरमान शाह प्रांतों में चलाया गया, जहां संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इन अभियानों का उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना और कथित विदेशी नेटवर्क से जुड़े लोगों को पकड़ना था। कुर्दिस्तान प्रांत में IRGC ने विशेष कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने एक कुर्दिश हथियारबंद समूह के सदस्य को मार गिराने का भी दावा किया। अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं, जो कथित रूप से गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। इसी क्षेत्र में अलग अलग छापेमारी के दौरान लगभग 70 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। दूसरी तरफ किरमान शाह प्रांत में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई, जहां सुरक्षा बलों ने कई संदिग्धों को पकड़ा। कुल मिलाकर IRGC का दावा है कि दोनों प्रांतों में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान लगभग 240 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरानी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक इन गिरफ्तारियों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन पर विदेशी खुफिया एजेंसियों से जुड़े होने का आरोप है।
इसी बीच राजधानी तेहरान से भी एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की खबर सामने आई। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया जिस पर आरोप है कि वह मिसाइल हमलों से संबंधित संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर दुश्मन के नेटवर्क तक पहुंचा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसकी गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है। इन घटनाओं के बीच ईरान ने यह भी दावा किया कि पकड़े गए 240 लोग मोसाद एजेंट हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन ये बयान ऐसे समय में आया जब मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी कम नहीं हुआ। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी भी क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के सुरक्षा अभियान ईरान की आंतरिक और बाहरी चुनौतियों को दर्शाते हैं। एक तरफ देश अपनी सीमाओं के अंदर सुरक्षा बनाए रखने की कोशिशें कर रहा है, तो वह दूसरी तरफ वह बाहरी खतरों को लेकर भी काफी सतर्क है। फिलहाल इन गिरफ्तारियों और दावों के बीच स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और आने वाले दिनों में इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी देखने को मिल सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसे सच से पर्दा उठाया है जिसने सबको हैरान कर दिया। एक तरफ जहां इजराइल ईरान और लेबनान के साथ भीषण युद्ध में उलझा हुआ है, वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने शरीर के भीतर एक ट्यूमर से खामोशी से जंग लड़ रहे थे। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए उनके खुलासे ने यह साफ कर दिया है कि पिछले 2 महीने उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से कितने चुनौतीपूर्ण रहे। नेतन्याहू ने अपनी पोस्ट में बताया कि यह घटना कोई पुरानी नहीं है बल्कि अभी हाल की है। लगभग 2 महीने पहले उनकी एक नियमित स्वास्थ्य जांच की गई थी। इस जांच में डॉक्टरों को उनके प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से भी छोटा ट्यूमर मिला। प्रधानमंत्री ने लिखा, मेरी हालिया स्वास्थ्य जांच में प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से भी छोटा ट्यूमर पाया गया था और परीक्षणों से पुष्टि हुई कि ये बहुत प्रारंभिक अवस्था का लेकिन घातक ट्यूमर है। डॉक्टरों ने कहा कि इसका पिछली समस्या से कोई संबंध नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि डॉक्टरों के अनुसार इस नए ट्यूमर का 18 महीने पहले हुई उनकी पिछली स्वास्थ्य समस्या से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से नई मेडिकल चुनौती थी जिसने युद्ध के बीच उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया था। जैसे ही ट्यूमर के घातक होने की पुष्टि हुई, यरूशलेम के हदासा अस्पताल में उनका गोपनीय तरीके से इलाज शुरू हुआ। अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक की देखरेख में उन्हें रेडिएशन थेरेपी दी गई। हैरानी की बात यह है कि जिस समय इजराइल की वायुसेना लेबनान पर हमले कर रही थी और ईरान के साथ मिसाइल युद्ध का खतरा बना हुआ था, उस समय देश का प्रधानमंत्री चुपचाप अस्पताल में रेडिएशन की किरणें झेल रहा था। नेतन्याहू ने सुनिश्चित किया कि इलाज की भनक न तो मीडिया को लगे और न ही उनके राजनीतिक विरोधियों को। नेतन्याहू ने इस खबर को दबाए रखने के पीछे एक ठोस कारण बताया। उन्होंने कहा कि वे ईरानी शासन और उसके सहयोगियों को प्रोपेगेंडा करने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर युद्ध के चरम पर उनके घातक ट्यूमर की खबर बाहर आती तो ईरान इसे इजराइल की कमजोरी के तौर पर प्रचारित करता।